कि जीएच ओझा ने मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती की संज्ञा किसे दी है? तो ये दी है दुर्गादास राठौर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि दुर्सा आड़ा के संबंध में सही कथन बताइएगा। पहला, इनका जन्म जोधपुर में हुआ। ठीक है। सेकंड है कि इसने महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन के देश प्रेम की भावनाओं का यशोगान किया था। तीसरा, अकबर ने इसे करोड़ पसाब की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट है वो दुर्सा आड़ा के सही दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन पराजय, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें किसकी रचना है? ये सभी है अर्जुन लाल सीटी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो व्यक्ति, दूसरी तरफ समाचार पत्र या पत्रिकाएं। दुर्गा प्रसाद चौधरी ये दैनिक नवज्योति से संबंधित है, सही है। फिर जयनारायण व्यास थे वो आपके आगीबाड़ से संबंधित है, लेकिन माणिक लाल वर्मा है वो त्याग भूमि से संबंधित नहीं थे, यही गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही थे। स्वामी केशवानंद का जन्म आपके सीकर में हुआ था, जिसे मंगलूड़ा सीकर बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? तो वो है चूनाराम फकेड़िया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। माणिक लाल वर्मा के बारे में सही कथन नहीं है, वो बताइए। इनका जन्म बिजौलिया टकाने के कायस्थ परिवार में हुआ था। इन्हें अजमेर के निकट नारेली गांव में सेवा श्रम की स्थापना की थी। उन्होंने मेवाड़ के वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखी थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे थे। बृहद के तो आपके हीरालाल शास्त्री रहे थे, तो यही गलत है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश गीत को प्रसिद्धि दिलाने वाले का कार्य किसने किया था? वो अल्लाह जिला बाई। ऑप्शन नंबर 3। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 में भाग लेने के कारण किस महिला को 6 माह कारावास भुगतान करना पड़ा था? वो थी अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट है 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कहाँ और किसने की थी? स्थापना की थी आपकी जयपुर में। किसने की? वो अर्जुनलाल सीटी ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की पदवी का त्याग किसने किया था? वो किया था आपके जमनालाल बजाज ने। क्वेश्चन नंबर 12, देश के दीवाने नामक पुस्तक जिसमें 51 स्वाधीनता सेनानियों की जो कीर्ति गाथाएं थी उनकी रचनाएं की थी, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है गोपीनाथ यादव से। नेक्स्ट है 1934 में कटरातल सीकर में आयोजित महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये ग्रह किसके प्रयास से स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1929 में बाल विवाह की रोकथाम हेतु कानून बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरविलास शारदा। नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मां थी। अपना शौर्य और पराक्रम दिखाने वाली सुजा कंवर राजपुरोहित कहाँ की निवासी थी? ये आपकी संबंधित थी लाडनू। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किस दुर्ग में नवल बाण नामक तोप अवस्थित है, यानी स्थित है वहां पर? इसे बोलेंगे सावाद दुर्ग। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। निम्न में से औदक दुर्ग का श्रेष्ठतम उदाहरण है, यानी जो जल दुर्ग है, ये बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे वेल्लोर कहते हैं राजस्थान का, चंबल नदी के किनारे पे ये। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दुर्ग के बारे में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठुकरानी जाय के पास नहीं? तो इसका ये किसके बारे में? ये कुचामन दुर्ग के बारे में। एक है भटनेर दुर्ग के बारे में, सही कथन बताइएगा। अगर ठीक है भटनेर दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग का निर्माण भाटी राजा हर्राय ने करवाया था, ये गलत है। इसमें 52 तो विशाल बुर्ज है, 52 ही चित्रकूट है, ये वाला सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि दुर्ग और अवस्थिति कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? जैसे नवलखा दुर्ग है, ये आपके नवलखा जो सवाई माधोपुर में नहीं है। किलौड़गढ़ ये आपके दुर्ग बाड़मेर में। टोड़गढ़ अजमेर से। सोजतपाली से। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी सभी सही दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा कि निम्न में से किस दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग यानी कठारगढ़ स्थित है? तो वो आपके कुंभलगढ़ राजसमंद से संबंधित बात हो रही है ये दुर्ग की। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 9 मंजिला है, बिल्कुल। राणा सांगा नहीं है यार, ये गलत है। ये कुंभा से संबंधित है। कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था। फिर बाकी बात तो ये वर्तमान में राजस्थान पुलिस और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके प्रतीक चिन्ह कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कहा है कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत था, बाकी सभी सही थे। बारडोली मंदिर की विशेषता नहीं है, सादगी पूर्ण छतें होती है, नारी सुंदर का अंकन हुआ, स्तंभों का उत्कीर्ण, लेकिन जो पंचायतन शैली है ना इससे संबंधित नहीं है। कौन? बारडोली के जो मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जालो दुर्ग की पहाड़ी किस दुर्ग पर पहाड़ी पर स्थित है? जालो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर? तो सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किस दुर्ग
कि वो 5 मंजिला होने के कारण पंचमहल भी कहा जाता है। ये नीम राणा का दुर्ग है ना, उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संकट काल में कौन सा किला मारवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था? ये सिवाड़ा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा। हवा महल के संदर्भ में सही कथन बताइएगा। यह एक पिरामिडानुमान 7 मंजिला है। ये गलत है यार, 5 मंजिला थोड़ी है ये, वो सॉरी 7 मंजिला थोड़ी, ये तो 5 मंजिला है। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, और जो इसका वास्तुकार था वो लालचंद उस्ताद था। ये वाला सही है, तो यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 है, भरतपुर स्थित किशोरी महल का निर्माण वो ये सूरजमल। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें निम्न में से भील विलास है, चीनी चित्रशाला है, मोर चौक है, बने 5 मयूरों का सौंदर्य किन महलों की सुंदरता बढ़ाता है? तो यही है, ये आपकी सिटी पैलेस उदयपुर की बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेका वाटिका हवा महल कैसे, यानी हवा महल कहाँ पर स्थित है? ये आपकी झुंझुनू है। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर में स्थित लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? ये आपके गंगा सिंह ने। नेक्स्ट है कि इसमें से सही सुमेलित नहीं है। जूना महल है डूंगरपुर में, रेशमा महल सीकर में, कुश महल बूंदी में, लेकिन काष्ठ प्रसाद है ये उदयपुर में नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ई गलत हो जाएगा। 33 नंबर है कि उदयपुर के राजाओं की छतरियों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम बताइएगा जिन्हें कहते हैं महासतियां। 34 नंबर है, 19वीं सदी में संगमरमर से निर्मित एक आकर्षक स्मारक जो राजस्थान के ताजमहल की संज्ञा दी गई है, जो जसवंत तड़ा जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जयपुर में स्थित सरगा सूडी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जिसने निर्माण करवाया वही कूद के मरा था, वो था ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिए। जैसे सेनापति की छतरी जोधपुर में, फतेह गुम्बद अलवर में, रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप की छतरी उदयपुर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित पृथ्वीराज सिसोदिया की जो स्तंभों की संख्या कितनी है छतरी में? तो वो है आपकी 12। नेक्स्ट देखिएगा, मूसी महाराणा की छतरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक अलवर में स्थित छतरी का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने नहीं करवाया था, ये गलत है। इसके आंतरिक भाग में रामकृष्ण सीता के चित्र चित्रित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, क्योंकि हमें यही तो पूछा था कि इसमें से सही कथन कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, बीबी जरीना का मकरवा धौलपुर में हो जाएगा। निम्न में से किस जिले को कुंड बावड़ियों का शहर कहते हैं? वो हो जाएगी बूंदी। इसके अलावा और कोई है कि कौन सा ये सही सुमेलित नहीं है? चांद बावड़ी दौसा हो जाएगा, यानी आवानेरी दौसा। मंदाकिनी बावड़ी सातड़ी, ये गलत है, ये यहाँ पर नहीं है। बाकी त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर और नागर सागर कुंड है ये उदय बूंदी में। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत दे रखा था। इसमें कह रहा है कौन सी हवेली है? मंडावा झुंझुनू में स्थित नहीं है। हनुमान प्रसादा गोयना की हवेली है। सागरमल लड़िया की हवेलियां है। लातूराम ताड़केश्वर हवेलियां ये भी है, लेकिन बगड़िया की हवेलियां नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर में स्थित पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद्र के द्वारा करवाया गया था। प्रसिद्ध पोखरण हवेली, राखी हवेली व 25 हवेली किस शहर में स्थित है? ये सभी है ना, ये आपके जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बागौर की हवेली कहाँ पर स्थित है? ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये आपकी उदयपुर में स्थित है। सूर्यमन मिश्र की किस कृति को लोक संस्कृति का दर्पण माना जाता है? वो राम रंजाट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया के संदर्भ में सही कथन है कि 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न मिला था, ये राजस्थान रत्न पुरस्कार, और इनकी है धरती दोहरारी, मीजर, लील टांस आदि इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना है जो आपकी रेवतदान की नहीं है? तो इसमें से जो है ना अर्जुन आली आंख, ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, केसरी सिंह भारत ने किस मेवाड़ शासक को चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोहटे सुनाकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? वो थे फतेह सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से रचनाकार और लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, तो इसमें से हो जाएगा, जैसे फाटका जंजाल है ना, ये कन्हैयालाल सेल से संबंधित नहीं होगी, बाकी सभी संबंधित होंगे। यहाँ से आगे स्टार्ट होते हैं ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। कमॉस चिप बोल सकते हैं, का कार्य क्या होता है? हालांकि यहाँ से अब कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यानी CMOS बोल सकते हैं या कमॉस चिप बोल सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जैसे कि डेटा को स्टोर करने एवं सिस्टम घड़ी का कंट्रोल करने में होता है। किसका? CMOS चिप का। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। CPU की निष्पादन क्षमता मापी जाती है, इसे मापते हैं MIPS। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा पॉइंट ए ड्रॉ डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक तो होती है जैसे गेम खेलते हैं हम, ट्रैक बॉल भी होती है जैसे आगे पीछे करते हैं लैपटॉप या
अन्य जो भी इसमें यूज की जाती है। बाकी डिजिटाइजर भी इसी तरह के काम करता है, लेकिन स्कैनर तो स्कैन का काम करता है। ये ड्रॉ यानी पॉइंट ड्रॉ डिवाइस नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। MICR का पूरा नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं यहाँ पे M से मैग्नेटिक, E से इंक हो जाएगी, C से करेक्टर हो जाएगा, R से होता है रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है इसमें से? अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें, जो लेजर प्रिंटर होते हैं ना, वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं आएंगे। ये चेयर प्रिंटर, डेजी व्हील और ड्रम ये आ जाएंगे नॉन इम्पैक्ट में, लेकिन लेजर है वो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1024 बाई भी, यानी इसे एट्टाबाइट बोलते हैं, सही है ना। बाई मतलब एट्टा, तो ये किसके बराबर होगा? ये संबंधित तो होगा 1 BB। ठीक है, सही है क्या? एक बार कर लेना है इसे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लेना, जो भी आपके पास कंप्यूटर से संबंधित जो भी बुक हो इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। शायद पटवारी या वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जो है आपका 58 नंबर, कीबोर्ड के संदर्भ में असुमेलित युग्म बताइए। जैसे कंट्रोल की टैब से संबंधित होती है, कमांड की कैप लॉक। कैप लॉक तो आपकी ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कोई आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो उसे, जैसे कि आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर लिखते हैं तो उसके लिए इस कैप लॉक का उपयोग किया जाता है, सही है ना। शायद कैप लॉक का तभी उपयोग करते हैं, तो ये संबंधित नहीं होगी। बाकी जो पंक्चुएशन के लिए सेमी कॉलम, इसका उपयोग करते हैं। बाकी नेविगेशन के पेज अप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें से 2 संबंधित नहीं थे, बाकी सभी संबंधित थे। एक रहा है डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो हम ये कहेंगे डिस्प्ले कार्ड होते हैं ये आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के काम पे आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, नेक्स्ट है 60 नंबर, कि कोल्ड बूटिंग के दौरान होने वाली जांच प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं पोस्ट। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। मेमोरी की गति का सही अवरोही क्रम बताइएगा, यानी आप है सबसे ज्यादा और उससे कम, इसी प्रकार यानी बड़े से छोटे की ओर चलना है, तो ये गति की बात कर रहा है, यानी गति मतलब स्पीड की बात कर रहा है। यहाँ पे देखना स्पीड ही लिखा है, क्या स्पीड की बात कर रहा है। तो देखिएगा इसमें से सबसे ज्यादा होगी रजिस्टर की, फिर उससे कम होगी कैश की, फिर उससे कम होगी आपकी प्राइमरी की, फिर सबसे कम होगी सेकेंडरी की। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर के पेरिफेरल उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद करने के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अविकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। अगर ऑप्शनों के आधार पर चले तो वो USB हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि फ्लैश ड्राइव किसका प्रकार होता है, ये संबंधित होता है सहायक मेमोरी का। एक है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस की प्राथमिक भूमिका क्या होती है, तो ये संबंधित होता है CPU एवं मुख्य मेमोरी के बीच में पते का ट्रांसफर करना। नेक्स्ट देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 65। इसमें क्या है कि आपको एक तरफ दे रखे हैं टर्मिनल टाइप और दूसरी तरफ विवरण, आपको फिर कूट के आधार पर ये मिलान करना है। तो मैं इसे और मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे कि ऑप्शन और कूट साथ ही साथ दिख जाए। अगर आप इनमें से अगर देखें, जैसे इंटेलिजेंस टर्मिनल है, इसका मतलब होता है ये संबंधित हो जाएगी अपनी मेमोरी प्रोसेस और फर्मवेयर के साथ है व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है ये। तो पहले का दूसरा किस में है, पहले का दूसरा एकमात्र ऑप्शन 4 में है, तो इसका मतलब फिर बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। जैसे कि डंप टर्मिनल 1 से संबंधित हो जाएगा, और 3 नंबर है यानी जो C नंबर है सामान्य प्रोविजन टर्मिनल, ये आपका संबंधित 4 से हो जाएगा। बाकी कार्य विशिष्ट टर्मिनल है ये 3 से संबंधित हो जाएगा। सभी को देख लेना, ये इसी प्रकार मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 है, वो किस प्रकार पूछा है। इसमें कोड तो नहीं दे रखे, इसमें भी कोड दे रखे हैं। देखिएगा ये कह रहा है कि नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिएगा, और ये आपके जो करंट अफेयर है उससे संबंधित है। तो ये संबंधित है जैसे कि 17 से 19 सितंबर तक इस फेस्टिवल का आयोजन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रंगमंच उदयपुर में किया गया था, ये बात तो सही है। इस फेस्टिवल का आयोजन है संस्कृति मंत्रालय माणिक्य लाल वर्मा
आदिम जनजाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा करवाया गया था, ये गलत है। तो इसका मतलब हमें सत्य बताना है, तो सत्य एक ही मात्र ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, सुषमा अभियान के संबंध में कथनों पर विचार कीजिएगा और इसमें से सही कोट है वो उन्हें बताइएगा। अगर आप देखें, ये कह रहा है कि इस अभियान यानी कह सकते हैं अभियान सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता लाने व सुरक्षित सड़क जो भी निर्माण मानकों की जानकारी देना चलाया गया है, यानी जानकारी देने हेतु चलाया गया है। यह राजस्थान के चयनित 31 शहरों में चलाया जा रहा है और यह अभियान सार्वजनिक निर्माण विभाग व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। हमें केवल इसमें से सही बताना था, एक तो ए है वो एक सी है, ये वाला गलत है कि 31 शहरों में चल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फॉर्मिंग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, जो सही कोट है उन्हें बताइएगा। जैसे आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, इसमें से ये है ना, ये वाला सही है कि 29 सितंबर को यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय उद्यान की नवाचार व प्रशिक्षण संस्था जो दुर्गापुरा जयपुर से प्रारंभ की गई थी, ये केवल वाणिज्य प्रतिष्ठान की ये प्रतिष्ठान ही पात्र है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल मात्र ऑप्शन 1 सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 69 है कि 17 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक या कार्डियोथेरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी इस इकाई का शुभारंभ किया है, तो ये कहाँ से किया है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके जेके लोन अस्पताल है ना जयपुर में, उससे किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवा में पारस्परिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 5 वे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के दौरान पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखित योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है बंसल को, यानी अजीत कुमार बंसल को। दिख रहा है UDISI प्लस रिपोर्ट 2024-25 में राजस्थान स्थिति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिएगा और इनमें से सही है उन्हें बताइएगा। यानी UDISI रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार हम ये कहेंगे, ये कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर यानी कक्षा 3 से लेकर 5 तक पर छात्र शिक्षक अनुपात 11:1 रहा है। और सेकंड है कि राज्य के करीबन 2.8% राज्य के विद्यालयों में अटल टिकरिंग लैब स्थित है। ये दोनों ही कथन सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 29 से 31 अगस्त 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये कोटा शहर में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि 9 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार तथा वेटलैंड सिटी मान्यता समारोह 2025 के दौरान राजस्थान के किस शहर को क्लीन एनर्जी फॉर ऑल लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है? तो वो है आपका अलवर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे, मैं वीडियो ऐड कर दूंगा इसे, ठीक है, यहाँ से लेकर जैसे कि आपकी SMC SDMC दोनों हो जाएगी, शैक्षिक प्रदर्शन के अंडर में आती है ये टॉपिक। फिर इसके अलावा आपके आ जाते हैं NEP 2020 यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये भी मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो मैं वीडियो ऐड कर दूंगा इसे, ठीक है, लास्ट में। ये शायद हमने कहाँ तक कर लिए थे, ये मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, इस वजह से यहाँ से कर लेते हैं। अब देखिएगा 1 से 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। ये कह रहा है आपसे कि प्रखर राजस्थान के तहत है शिवराव पंचायत 2024-25 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों हेतु पठन कौशल में सुधार हेतु किस कालांश रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है? तो वो 7वां कालांश है ना, वो किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 105 है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के निपुण संवर्धन कार्यक्रम के तहत भाषा एवं साक्षरता विकास का समग्र अनुभव के लिए 4 ब्लॉक पेडागोजी में सम्मिलित ब्लॉक नहीं है, तो वो संबंधित हो जाएगा इसमें से वाक्य पहचान। आगे मौखिक भाषा विकास है, शब्द पहचान है, लेखन अभिव्यक्ति है, जो संबंधित नहीं हो गया वाक्य पहचान। और क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है 106 से, ये सभी डायरेक्टली देखा जाए तो टीचिंग मेथड से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब स्टार्ट यहाँ से आगे देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग गणित में चाप और वृत्त बनाने में किया जाता है? अब ये तो चीजें आप नॉर्मली पढ़ी होंगी, तो ये किया जाता है कंपास का, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी 107 का मतलब 107, निम्न में से किसी संगठन की आंतरिक पदानुक्रम संरचना को दर्शाने हेतु प्रयुक्त होगा?
यानी आंतरिक पदानुक्रम संरचना को दर्शाना, यानी उसके आंतरिक किसी संगठन के आंतरिक पदानुक्रम यानी अनुक्रम को दर्शाएगा। पदानुक्रम कहिए या अनुक्रम वो या हायरार्किक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो एक ही बात कहना होगा। तो ये सभी है ना संगठनात्मक चार्ट होगा ना। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक बार देख लेते हैं। जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होंगे वही आपके संबंधित होगा संगठन की आंतरिक पदानुक्रम संरचना को लेकर। नेक्स्ट देखिएगा, सीतावाद यंत्र किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है, तो ये आपका एक तरह से श्रव्य सामग्री होती है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्न में से एडगर डेल के अनुभव शंकु में शंकु के शीर्ष स्थान पर कौन सा सोपान होता है, यानी शीर्ष का मतलब ये टोपी पर है यहाँ पर, तो बताइएगा कौन सा होगा। शाब्दिक होगा, प्रतीक ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। बाकी वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव तो यहाँ पे होंगे, दृश्यात्मक यहाँ पे होगा, इसके अलावा नियोजित कर्तव्य है ये भी यहाँ पर नीचे की साइड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम संबंधी समस्या क्या क्या है। देखिएगा इसमें से एक तो इसका पाठ्यक्रम लचीला होता है, समस्या बता रही है हमें, लचीला होना तो पॉजिटिव बात है। बाकी है इसमें व्यवहारिक शिक्षा का अभाव होता है, तो ये तो गलत है। इसमें पुस्तकी एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है, पुस्तकी और सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है। हमें बताना है सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम संबंधी समस्या, तो ये बी और सी ये दोनों ही समस्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि निम्न में से गणित शिक्षण की चुनौती क्या है। शिक्षक की पर्याप्त तैयारी, परिष्कृत मूल्यांकन, रसयुक्त भाषा का प्रयोग, निराशाजनक पाठ्यक्रम। अगर हम देखें इसमें से निराशाजनक पाठ्यक्रम होगा, ये सबसे कह सकते हैं गणित शिक्षण की चुनौती मानी जाएगी। हालांकि रसयुक्त भाषा का प्रयोग तो होता ही नहीं है, वैसे परिष्कृत मूल्यांकन होता है, बिल्कुल सही है। शिक्षक की पर्याप्त तैयारी भी होती है मैथ में, तो ओवरऑल कहें तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती में शामिल होगा। अच्छा, ये चुनौतियों से संबंधित क्वेश्चन है, तो देखिएगा एक्चुअली में हमें पूछा है कि जैसे हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियों में शामिल कौन कौन से होंगे, तो एक तो हो जाएगी पाठ को लक्ष्य मानना, ये हो जाएगी। दूसरा है व्याकरण की सरलता, तो एक तो पॉजिटिव माना जाएगा, ये मतलब वो नहीं आएगी चुनौती के अंडर में। वर्तनी और लेखन संबंधी समस्या ये बिल्कुल होती है, आप है खुद से भी इस चीज को फिल करते होंगे। ए और सी है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। पूछा क्या है, ये कह रहा है कि जो आपकी एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर इंग्लिश की आवश्यकता होगी तो मैं पेज इधर कर दूंगा और हिंदी भी देख लेते हैं। 90 क्वेश्चन नंबर ये का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन भारतीय मूल्यों से लेवरेज शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो इंडिया यानी भारत को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में विकसित करे है, तो वो होगा इसमें से अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा कि ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। ठीक है, के रूप में ऐसे पूछा था ना क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में विकसित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन है कि एनईपी या कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंसा अनुसार RSCERT उदयपुर द्वारा शुरू किए गए विद्या प्रवेश कार्यक्रम की समय अवधि कितनी होती है, तो उसकी होती है 3 माह, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, वो इसमें से ऑप्शन चूज करना है। जैसे कि इसमें से अगर देखें मैं डायरेक्टली आंसर बताऊं तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये रिग्रेटी दे रखी है ना, इसे इंग्लिश में रिग्रेटी बोलते हैं, दृढ़ता ये नहीं होनी चाहिए। वैसे कि चुनाव में दृढ़ता नहीं होनी चाहिए, कठोर पर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो बाकी तो अनिवार्य अधिगम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये तो पॉजिटिव बात है। मिडिल स्तर पर जो भी कोडिंग गतिविधियां की शुरुआत करनी चाहिए, और बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति होनी चाहिए, यानी मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं ना, बहुभाषावाद, ये चीजें क्रिएटिविटी के अंतर्गत ही आती है, तो ये तो पॉजिटिव है। जैसे 1 नंबर ये करना चाहिए, 3 नंबर करना चाहिए और 4 नंबर करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए 2 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा एनईपी 2020 में जेंडर समावेशी निधि का गठन प्रस्तावित है। इसमें जेंडर समावेशी निधि का गठन, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि जो भी गर्ल्स हैं उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु, और जो भी ट्रांसजेंडर हैं उनको भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु, तो हम ये कहें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 94 है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बालक अधिक है उन विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात कम से कम कितना होना चाहिए। ध्यान रखना RT एक्ट 2009 के अनुसार मत समझ लेना, ये NEP 2020 के अनुसार पूछा है। एक शिक्षक यानी जो 25 छात्र होंगे और वहां पे एक शिक्षक होना चाहिए, ये NEP 2020 कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा।
और यहाँ पे अगर आरटी को लगाएंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, ये एनईपी 2020 के अनुसार। नेक्स्ट देखिएगा 95 नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। इसमें से अगर देख लीजिएगा सिंपल ही होगा, जैसे कि इसमें से देखें क्या हो जाएगा, जैसे बहुविषयगत व समग्र शिक्षा, ये तो ठीक है। पाठ्यक्रम में स्थानीय मुद्दों का समावेश होना, ये भी ठीक है। शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा बनाना, ये भी ठीक है। शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देना, ये कई लॉजिक की बात नहीं है। हमें क्या पूछा था कि एनईपी 2020 का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, तो वो ये कोई सिद्धांत नहीं है कि शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि 96 है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास, जिसे सीपीडी बोलते हैं, कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष स्वेच्छा से न्यूनतम कितने घंटे भाग लेना अपेक्षित है। इसमें हो जाएगा आपके 50 घंटे। अब एक चीज और ध्यान रखना, आपने आरटी अगर 2009 पढ़ा हो, उसमें क्या होता था, शायद उसमें आपके कितने घंटे होते थे, उसमें तैयारी का भी समय होता था। अब मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद पता नहीं 40 प्लस तैयारी का समय होता था, कुछ ऐसा ही था, या 45 प्लस, देख कर पर नहीं हो। लेकिन ये है कि एनईपी 2020 में तो 50 है कि इतने 50 घंटे आपको कार्य करना होगा। यही तो पूछा था। देखिएगा कि स्वेच्छा से न्यूनतम कितने घंटे भाग लेना अपेक्षित है, वो 50 घंटे, ठीक है। और मैं आरटी का बोल रहा हूँ, शायद 40 प्लस तैयारी का समय होता है, देख लेंगे, क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा कि 97 नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी स्टेज का पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र किस आयु वर्ग के बालकों के लिए अविकल्पित किया गया है। सिंपल सा लॉजिक है, सेकेंडरी स्टेज में आपको उम्र बतानी है बच्ची की कितनी होनी चाहिए। सेकेंडरी में हो जाएगी, अगर ऑप्शनों के आधार पर चले तो ये हो जाएगी 14 से 18 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 98 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में से वर्ष 2025 तक किस शिक्षा तक की प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप देखें ना तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखते होंगे, FLN पढ़ा होगा आपने, ये FLN ही है, ये मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान FLN। तो ये किस उम्र के बच्चों के लिए, उम्र तो नहीं बोलेंगे, कक्षा कौन सी के लिए कह सकते हैं ये चलाया गया था या लक्ष्य रखा गया है, तो वो रखा गया है आपकी कक्षा 3 तक। अगर आप इसकी इंग्लिश देखेंगे ना तो यहाँ पर लिख रखा होगा, देखो ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड द न्यूमेरेसी, इसे बोलते हैं FLN, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 99 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्याय 3 के तहत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो किस वर्ष तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो रखा गया है 2030 तक। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 100 देखिएगा, ये कह रहा है कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में प्राथमिक कक्षाओं के लिए बनाए गए 360 डिग्री प्रगति कार्ड का क्या नाम है। तो 360 डिग्री प्रगति कार्ड का नाम है, इसे समग्र प्रगति प्रतिवेदन बोलते हैं। इसे अगर इंग्लिश में देखें तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए किस मंच की स्थापना की जाएगी। तो आप इसके शॉर्ट फॉर्म तो NETF है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हालांकि रीट में तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे केंद्र की DSSB होगी वहां पे इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। 102 नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल वाटिका में किस वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो उसमें अगर देखा जाए इनमें से बाल वाटिका, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका बाल वाटिका में, तो ये 5 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 राजस्थान स्टेट रिपोर्ट में राजस्थान के प्रदर्शन के संदर्भ में असत कथन बताइएगा। 2024 की बात हो रही है, तो देखिएगा ये करा ग्रेड 3 में भाषा में छात्रों के प्रदर्शन रहा था 70%, ये सही बात है। ग्रेड 6 में भाषा के छात्रों का प्रदर्शन रहा था 60%, ये 70 ये 60, ठीक है। और जो क्लास यानी ग्रेड 3 में गणित में छात्रों का प्रदर्शन रहा था 66%, और ग्रेड तो ये अगर तीनों सही है तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रेड 9 है उसमें भाषा के छात्रों का प्रदर्शन रहा था वो इसमें कह रहा है 54%, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिएगा आपने SMC SDMC ये चीजें तो पढ़ी होगी आपके शैक्षिक प्रदर्शन के अंडर, तो उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे ये 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SMC की साधारण सभा में किस बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क निर्धारित की जा सकती है। तो SMC की बात कर रहा है ये, और साधारण सभा में तो बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क निर्धारित की जाती है, तो वो 2/3 बहुमत से की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर है SMC का कार्य क्षेत्र होता है। तो हम ये कहेंगे अगर ऑप्शनों के आधार पर चले, ये कह रहा केवल विद्यालय के परिषद तक
नहीं ये नहीं होगा। ब्लॉक स्तर तक नहीं, पंचायत तक यानी ग्राम पंचायत होती है उसमें नहीं, तो ये फिर लास्ट का ही हो जाएगा। विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थान तक। नेक्स्ट देखिए, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत करने की सूचना कौन जारी करता है, तो वो सदस्य सचिव करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि एसएमसी की साधारण सभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो हम ये कहेंगे उस कार्यकारिणी का समिति का अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि एसडीएमसी की कार्यकारिणी जो कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसमें होता है प्रधानाध्यापक, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, एसटीएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो वो 23 होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 81 है यानी 81 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन बताइए किसके बारे में, एसडीएमसी के संदर्भ में, जैसे कि समिति अपने कोष का उपयोग केवल रैकरिंग पदों में कर सकती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ये बात तो सही है। एसडीएमसी सदस्यों में कम से कम 50% है महिलाएं होनी चाहिए, सही बात है ये भी। एसडीएमसी के गठन का उद्देश्य है कक्षा 9 से 12 के विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है, ये भी बात सही, तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा, 1 नंबर गलत है। नेक्स्ट देखिएगा कि एसएमसी की साधारण सभा में निर्णय लिए जाते हैं, तो हम ये कहेंगे ये किसके मतलब थ्रू लिए जाते हैं, तो हम ये कहेंगे प्रथमतः सर्वसम्मति से, और सर्वसम्मति नहीं होने पर बहुमत से, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत कौन सा होता है, इसमें से अगर होगा आप बताइएगा, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। हम कहेंगे सहभागी उत्तरदायित्व 84 है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है वो शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइएगा। तो देखिए विद्यालय संगठन होगा, ठीक है, और गतिविधियों की योजना भी होगी, प्रणाली नियंत्रण होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति का उद्देश्य क्या होता है, अगर आप देखें तो विद्यालय के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करना, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना, विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना, ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, ये कह रहा है कि एसडीएमसी की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाती है, किसके थ्रू की जाती है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के लिए सभा अध्यक्ष प्रस्तावित किया जाता है, जो स्थानीय समुदायों में से कोई होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। एसएमसी का कार्यकाल कितना होता है, तो एसएमसी का कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है, और एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की सदस्यता समाप्त हो सकती है, कब हो सकती है, जैसे कि 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। पहला कथन तो सही है। सेकंड देखिए, सदस्य की संतान उस विद्यालय के विद्यार्थी का न रहने पर, यह भी कारण है। कानून द्वारा उसे दोष सिद्धि होने पर, ये भी कारण है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये तीनों ही बातें सही हैं। यही तो कह रहा था, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की सदस्यता समाप्त हो सकती है, अगर ये तीनों रीजन होंगे तो निश्चित तौर से समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 या 89 नंबर है, विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा के सदस्य नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, तो जैसे विद्यालय के सभी अध्यापक, ठीक है, ये कह रहा है कि साधारण सभा के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, देखिएगा विद्यालय के सभी अध्यापक तो इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है, इस एसएमसी में, तो ये तो मतलब कह सकते हैं सब शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वार्ड के समस्त नागरिकों को जिसमें विद्यालय स्थित है, इन वार्ड के समस्त नागरिक जिसमें विद्यालय उपस्थित है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, यानी कि जो भी वार्ड है तो उसमें जो भी नागरिक रह गए वो सभी है एसएमसी के साधारण सभा के सदस्य, ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी तीसरा है अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता, ये तो निश्चित तौर से एसएमसी में इंक्लूड किए जाएंगे। बाकी ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित समस्त वार्ड पंच, ये भी कोई लॉजिक नहीं है इसका, कि जो आपकी ग्राम पंचायत होती है उसमें जो भी निर्वाचित समस्त वार्ड पंच बनते हैं तो वो भी इंक्लूड किए जाए आपके एसएमसी में, ये भी जरूरी नहीं है। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि एक तो बी और एक डी, ये दोनों आपकी एसएमसी होती है उसकी जो साधारण सभा होती है उसके सदस्य नहीं हो सकते। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, बाद में करा देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो है 113, इसमें ये मैथ के कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल है 2160 है और उच्चतम समावर्त उसका 6 दे रखा है, तो उसका उच्चतम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का कह सकते हैं अनुपात क्या होगा। एक चीज तो आप भी जानते होंगे, एचसीएफ, मैं इसे कैसे लिखूं, एक सेकंड रुकिए, अब ये तो जानते होंगे, क्या जानते होंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएफ इंटू एलसीएम, और बराबर होता है अष्ट संख्या, ठीक है,
और इंटू सेकंड संख्या। ये चीजें तो आप जानते होंगे। हमें क्या दे रखा है, ये दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे दे रखा है 2160। इसमें से हमें एचसीएफ दे रखा है, उच्चतम समावर्त का मतलब एचसीएफ दे रखा है 6, यहाँ पे रख देंगे। अब इससे हमें एक चीज निकल जाएगी, क्या, एलसीएम। ये गुणा में होती है चीजें, फिर इसके बट्टे में चली जाएगी ये 6, तो ये एलसीएम बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 से काटेंगे 6 × 18, ठीक है, और 3/6 का 36, यानी 360 क्या आया एलसीएम। एचसीएफ कितना था 6। अब ये कह रहा है कि एचसीएफ यानी ये वाला एचसीएफ 6 और आपका एलसीएम कितना आया है 360, इनका अनुपात बताइएगा। अनुपात में होती है चीजें, तो अगर कोई संख्या से कट रही है तो काट दे भी देते हैं, तो 1:6, 6 से 6 6, 6 से कटी 6 36, यानी 1:60। ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए वैसे तो इसका। नेक्स्ट देखिएगा कि 114 नंबर है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। आप 7 को उठाइएगा, प्रत्येक में भाग देंगे, देख लीजिए सिंपल है। 1261 है ना, इसमें अगर भाग देंगे तो एक बचेगा, आप देख लेना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा कि 96 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब देखिए एक काम कीजिए, इसे 2-3 तरीके से करते हैं, या तो आवाज गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, और अदरवाइज ये है कि आप 96 में किस किस का भाग जाएगा, 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, और 6 6 6, और इसके अलावा 6 के अलावा और किसका चला जाएगा, 7 का जाएगा नहीं, 8 का चला जाएगा, 9 का जाएगा नहीं जाएगा, 10 का नहीं, 11 का, 12 का चला जाएगा, और 13 का नहीं जाएगा, 14 का, 15 का नहीं जाएगा, 15 के अलावा 16 का चला जाएगा, और फिर उसके बाद 32 का, फिर उसके बाद 48 का, और फिर 96 का। शायद मैंने सही बताए हैं। अगर इन्हें सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यही तो कह रहा था कि 96 के सभी गुणनखंडों का योग बताइएगा, अब इन्हें जोड़ लीजिएगा। ये तो मैंने एक नियम से बताया ना, डायरेक्टली इसका ये होता है, जो गुणनखंड करते हैं ना, जितनी बार भाग जाता है उसका जो घात छिड़ती है ना, उसमें प्लस करके फिर जो भी जितने गुणनखंडों का भाग जाता है फिर उनका एक एक जोड़ के गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, उससे भी निकल आता है ये। अब वो है एक्चुअल में मैं उसे बता नहीं रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली ये छोटी संख्या है तो मैं अनुमान से ही बता रहा हूँ कि ये इसका मैं भाग चला जाएगा 96 में, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, इस प्रकार भी आप चूज कर सकते हो। इन्हें जोड़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, 252 बैठेगा। इन्हें जोड़ेंगे तो एक बार आप खुद से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को 10% छूट देने के बाद उसे 8% लाभ में बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की लगभग कितनी वृद्धि करनी होगी। वैसे क्वेश्चन तो अच्छा है ये। देखो ये कह रहा है कि जैसे सीपी है, सीपी होती है ना, यानी जो क्रय मूल्य, एक होता है एमपी यानी मार्क प्राइस बोलते हैं इसे, ये बोल सकते हैं आप, तो बोल, एक होता है एसपी जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब देखिए किसी वस्तु को 10% छूट, तो छूट किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब अंकित मूल्य पर, ठीक है। इस पर अगर आप 10% की छूट देंगे, -10 करेंगे परसेंट, और 8% लाभ बेचने के लिए, तो लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। मान लीजिए पहले 100 था, यानी क्रय मूल्य 100 था, वो 8% लाभ हो रहा है, तो आपने बेची कितने की वस्तु, 108 रुपए की। ओवरऑल हम कहें अब तक हमने ये क्या किया है कि हमने किया है कि कोई अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर, तो 10% की छूट दी है उसने, और वो वस्तु ये कह रहा है कि 8% लाभ पर बेचने के लिए, तो यानी कोई वस्तु यानी लाभ आनी किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो कोई 100 रुपए की चीज थी वो 108 में बेची। अब तो ये बताइएगा कि देखिए अब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य यानी जो एमपी है में लागत मूल्य की लगभग कितनी वृद्धि करनी होगी। लागत मूल्य मतलब सीपी होता है, तो इस सीपी से कितनी अधिक मूल्य यहाँ पर रखना होगा जिसे 10% छूट देने के बाद 108 आ जाए। ओवरऑल ये है कहना, सिंपल सा लॉजिक ये है, यहाँ पर कौन सी ऐसा डाटा रखे उसमें 10% की छूट दे कि वो 108 रुपये हो जाए, तो आप 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित कीजिएगा। यहाँ पर किससे, लागत मूल्य का मतलब सीपी से। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 120 रखिएगा। अब 120 पर 10% की छूट दीजिएगा, वो 108 रुपये में ही वस्तु बेचनी होगी, ठीक है। यानी 120 रुपये की चीज थी, उस पर 10% छूट दीजिएगा, तो वो वस्तु रह कितने की जाएगी, 108 रुपये की। तो ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घट करके स्वयं का 60% रह जाती है, तो उस संख्या का 100% कितना होगा। अच्छा अब देख लीजिएगा, आप कैसे भी कर लीजिएगा। जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है, यानी कोई संख्या x थी उसमें से 40 घटाया आपने,
अब ये क्या कह रहा है, घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 40% हो जाती है। यानी यही संख्या घट करके, यानी ये घटा दिया हमने तो कितनी रह गई, स्वयं का 60% रह जाती है, यानी 60/100 ये रह जाती है। अगर आप देखें तो 0 से 0 कट जाएगी, इस 10 का भाग 6 में देंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल कहें क्या कहें, तो अब डाटा बचा क्या, अब डाटा हमारे पास बचा ये वाला, 1 सेकंड रुकिएगा, ये चीज बची, सही है ना। अब एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि ये तो हो गया 0.6x, ठीक है, और इधर की साइड है ये x, तो हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि x माइनस 0.6x बराबर 40 कर देते हैं, 75 कर देते हैं। ये इधर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी और ये इधर आएगी तो माइनस की। अब यहाँ पे एक तो मान के चलेंगे ना हम, क्योंकि अगर ये 0.6 है तो इसका मतलब ये 1x है, x का मतलब ही 1x होता है। तो इसमें से अगर हम कह सकते हैं 6 घटाएंगे तो ये 0.4 बचेगी एक में से, तो 0.4x बराबर क्या हो गया 40, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा, अब ये बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब 0.4 है, अगर इस पॉइंट को आप हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगी, 4 का भाग है 400 में देंगे तो ये 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमने x क्या माना था, यदि किसी संख्या में 40 घटाया तो वह संख्या घटकर स्वयं कितना हो जाती है, उस संख्या का 100%, यानी वो 100 हो जाएगा क्या x की वैल्यू। हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और कोई मैथ का है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विक्रय गलत है। जैसे कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य ये तो सही है। ये कह रहा है कार्य में उन्मुख, कार्य में उन्मुख के कार्य से उन्मुख होगा, तो ये गलत दे रखा है। बाकी है प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा सही है। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, तो इसमें गलत नंबर 2 ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे देखिएगा, जैसे गुरु आदेश दे रखा है तो गुरु प्लस आदेश, इसमें गुण संधि हो जाएगी क्योंकि इस उ का व बन गया है और व हलंत हुआ है, तो इस आ में मिलकर वा बन गया है, और जो हलंत र बचा था वो ऊपर चढ़ गया, ये तो सही है। पितृषणा, पितृ प्लस एषणा, इसमें भी ए का ऊपर चढ़ गया है, तो ये संबंधित सही है, यानी ये भी आपका सही दे रखा है संधि विच्छेद। दायनी की बात करें, दी प्लस इनी, इसका मतलब इसमें अयादि संधि है, क्योंकि बड़ी ए होती है उसका आय हो जाता है, इसमें मिलेगा दाई, क्योंकि इसमें ई है तो ये दाई नहीं सही बन रहा है, तो ये भी सही है। गलत हो जाएगा सहस्त्रास्त्र, यानी सहस्त्र प्लस अच्छ, ये संधि विच्छेद गलत देखा है, एक बार देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था ये। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताइएगा। अगर आप देखें तो इसमें जैसे गुड़ीगढ़, कोपित, कोमलांगी, गत्यर्थ, इसमें कोपित गलत दे रखा है। निम्नलिखित में से एक सेकंड रुकिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विक्रय दे रखा है। ये कह रहा है मुखार अरविंद, यानी मुखारविंद, यानी अरविंद रूपी मुख, ये वाला सही दे रखा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए, यानी जो गलत है। आप देखें तो पड़ोसी ऐसे नहीं लिखेंगे, बड़े ओ की या बड़े औ की मात्रा नहीं आएगी, इसमें एक ही ओ की आएगी, छोटे ओ वाली, इस वजह से गलत हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, सही विकल्प बताइएगा। इसमें जगत प्लस जननी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें राम प्लस अयन, रामायण न आता है। इसमें देखें तो इसमें यहाँ पर न आके ण आता है, इसमें उर्मी बनता है, यानी लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी, तो इस वजह से तीनों ही गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, 3 कनौजी 13 चूल्हे का सही अर्थ क्या होगा। इसका मतलब होगा व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना, ठीक है। 3 कनौजी 13 चूल्हे, व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना। नेक्स्ट देखिएगा, आशुतोष शब्द में समास कौन सा होगा, इसमें होगा बहुब्री समास। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से सही संधि कार्य हुआ है, यानी संधि विच्छेद दे रखे हैं, इसमें से सही कौन सी है। आदि की ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी बना दिया है, सवर्ण दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये गलत दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है, सही है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना, सही अर्थ प्रकट करने वाली लोकांक्ति कौन सी है। तो हम कहे असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना, यानी किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है आपको ही फिल इन द ब्लैंक्स स्मोकिंग लास्ट ईयर एंड हेजंट रीस्टार्टेड। इसमें से अगर फिल इन द ब्लैंक्स में देखें तो वो आएगी गेव अप। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है 129 नंबर, सी फिल इन द ब्लैंक्स द जॉब इवन दोज
ही वाज द क्वालिफाइड, तो इसका अगर फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे टर्न डाउन हो जाएगा। ये आइडेंटिटी द सेंटेंस तक विद करेक्ट यूजेज, यानी जो करेक्ट सेंटेंस है वो बताइएगा, तो हम कहेंगे ही पास्ड आउट ड्यूरिंग द पेराट। नेक्स्ट देखिएगा जो 131 है, चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, जैसे ये दे रखा है और इसे आप चेंज कीजिएगा, तो इसमें से हो जाएगा आपका ही सेड दैट, यानी ये आपको इनडायरेक्ट दे रखा है, आपको डायरेक्ट बनाना है इसका, तो ये हो जाएगा ही सेड आई वुड रेदर को हंग्री देन बैग, सही है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, ये भी आपको दे रखा है इनडायरेक्ट और इसका डायरेक्ट में चेंज करना है, तो वो हो जाएगा सी सेड आई विश आई हैड नॉट टोल्ड हिम दैट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट है जो है 133 नंबर, इसमें पूछा है चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट हिज फ्रेंड हैड बिट्रेड, या बिट्रेड बोल सकते हैं हिम। ओवरऑल कहा जाए तो ये भी आपका नरेशन इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट में चेंज करना है, तो इसका संबंधित हो जाएगा ही सेड अलास माय फ्रेंड हैज बेट्रेड या बेट्रेड मी, ऑप्शन नंबर इसका दे सकते हैं 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है समवन हैज टू क्लीन द क्लासरूम एवरी डे, चूज द करेक्ट पैसे फ्रॉम, इसका पैसे बनाना है, तो ये संबंधित हो जाएगा द क्लासरूम हैज टू बी क्लीन्ड एवरी डे, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज हियर, चूज द करेक्ट पैसे फ्रॉम, अगर आप इसका पैसे बॉयज बनाएंगे तो ये होगा ए न्यू ब्रिज इज गोइंग टू बी बिल्ड हियर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है दे मेड हिम कॉन्फेस द ट्रुथ, अब ये है चूज द करेक्ट पैसे फ्रॉम, यानी इसका भी आपको पैसे बनाना है। अगर आप ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ही वाज मेड टू कॉन्फेस द ट्रुथ, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अब ये कह रहा है 137 चूज द वन वर्ड फॉर समथिंग विच इज इजीली ब्रोकन इनटू पीस, कोई भी वस्तु उसे इजीली आप तोड़ सकते हैं, तो उसके लिए आप एक शब्द बताइएगा, तो हम उसे कहेंगे साइकिल, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग सेकंड लैंग्वेज, इनमें से एक गलत बताना है, जो आपकी द्विभाषा मेथड होती है उसमें सेकंड लैंग्वेज को लेकर। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें कि ये कह रहा है इट ट्रीट्स द नेटिव लैंग्वेज अ रेडुएंटेंट इंटरफेरेंस, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा जो गलत दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग सेकंड लैंग्वेज, यानी इसमें से गलत बताना है, जो ग्रामर ट्रांसलेट यानी व्याकरण अनुवाद विधि होती है उसमें आपकी सेकंड लैंग्वेज के बारे में क्या चीज़ गलत दे रखी है वो चूज करनी है। अगर आप देखें तो ये हो जाएगी इट एम्फेसाइजेज कॉन्टेक्चुअलाइज्ड फंक्शनल वोकेबलरी, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी जो आपकी डायरेक्ट मेथड है उसके बारे में गलत बताना है इसमें से। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, हम ये कहेंगे कि डायरेक्ट मेथड स्टेट हैबिट फॉर्मेशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है क्या, ये कह रहा है कि 141 क्वेश्चन नंबर है कि ए टीचर began a new topic in English by the first recalling the relative previous lesson. This practice illustrate, तो ये कह रहा है कि एक टीचर है शुरुआत नए टॉपिक से करता है इंग्लिश में, और ये कह रहा है फर्स्ट रिकॉर्डिंग द रिलेटिव प्रीवियस लेसन है, यानी जो भी चीज़ वो जो पढ़ा रहा है तो वो आपके प्रीवियस कह सकते हैं लेसन से संबंधित है। तो बताइए किस प्रकार की प्रैक्टिस है। अगर ओवरऑल देखा जाए, तो ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन का प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद द प्रीवियस नॉलेज, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग द नेचुरल ऑर्डर सजेस्ट दैट, इसमें से अगर ऑप्शनों के आधार पे हम चलें
तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसे प्राइमरी स्किल शुड बी डेवलप्ड बिफोर सेकेंडरी स्किल। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें और भी क्वेश्चन है क्या, ये सभी टीचिंग मेथड भर दिए इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल प्रपोर्शन इन लैंग्वेज टीचिंग एडवोकेट। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि जो ऑल 4 स्किल्स होते हैं जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग शुड डेवलप टुगेदर। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग बिकम मेन यानी मीनिंगफुल व्हेन द न्यू इज बिल्ट अपॉन द नो इज रिफ्लेक्ट। ये किस कह सकते हैं सिद्धांत से संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगी कि प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज या लिंकिंग टू द प्री नॉलेज। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है ए टीचर गिव्स स्टूडेंट प्रेज आफ्टर एवरी करेक्ट आंसर टू स्ट्रेंथन देयर कॉन्फिडेंस, दिस मेथड डेमोन्स्ट्रेटेड। तो ओवरऑल कहें तो ये बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की। ये कह रहा है इन रेमेडियल टीचिंग रेनफोर्समेंट इज द एसेंशियल बिकॉज इट। ओवरऑल कहें तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रेंथ यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है करेक्ट रेस्पॉन्स थ्रू गाइडेड प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है विच एवोल्यूशन मेथड गिव्स इमीडिएट फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ये फॉर्मेट असेसमेंट होता है, उसी में आपको तुरंत है फीडबैक मिल जाता है जो भी इम्प्रूव किया है टीचिंग मेथड में। नेक्स्ट देखिएगा, द मोस्ट सुइटेबल मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग स्पीकिंग स्किल इन CLT। ये संबंधित हो जाएगा आपके के स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड पीयर इंटरेक्शन टास्क। नेक्स्ट देखिएगा, रेमेडियल टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर टीचिंग बिकॉज इट। इसका एक मेन रीजन होता है कि हम ये कहेंगे कि जो एम होते हैं आपके एम्स टू द डायग्नोज एंड रिमूव स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट देखिएगा कि इन CLT फ्लुएंसी इज बेस्ट डिफाइंड एज। हम ये कहेंगे ये संबंधित होगा द एग। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से राजस्थान में आदिवासी समाज का बड़ा मेला कौन सा है। अगर इनमें से देखें आप, जैसे सीताबाड़ी का ये तो 12 में लगता है, भरतारी का ये अलवर में हो जाएगा, जो इसमें से सबसे बड़ा मेला माना जाएगा ना वो आपके बेड़ेश्वर मेला माना जाएगा। ठीक है, जो आदिवासियों का एक तरह से कुंभ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में मलूके का मेला कहाँ पर आयोजित होता है या सही है आयोजित होता है। ये अभी हाल ही की परीक्षा में किसी में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, मारवाड़ में लगता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस मेले का आयोजन चैत्र मास में नहीं होता है। तो ये हिंदी महीने हैं, तो निश्चित तौर से इसमें से अगर आप देखें जैसे मनली रात पशु मेला, जोर मेला, कल्पवृक्ष मेला और सालासर हनुमान जी का मेला। तो ओवरऑल देखें जो आपके कल्पवृक्ष है तो इसका शायद आपके सावन के महीने में लगता है, जो हरियाली अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, तो यही नहीं लगेगा, बाकी सभी चैत्र मास से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुविलित नहीं है। एक तरफ मेले हैं और आयोजन स्थल है, जैसे सवाई भोज का मेला ये आसिंद में लगता है, जसवंत पशु मेला है ये भरतपुर में लगता है, सावलिया जी का मेला ये गढ़बौर नहीं होगी तो फिर क्या होगी, ये आपके मंडपिया गांव चित्तौड़गढ़ में लगता है। कौन सा, सावलिया जी का मेला। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। बाकी जो तेजा जी का मेला है परवत्सर नागौर में लगता है, ये सही है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, सावलिया जी का मेला है वो गढ़बौर में नहीं लगता है। ठीक है, तो लगेगा तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में लगता है। कोई गांव है, कौन सा काम है, मड़पिया मंडपिया बोल सकते हो, उसे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी इधर उधर हो सकता है, और नहीं लगता वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से प्रकृति व मनुष्य की निकटता का अनुपम त्योहार हरियाली तीज किस माह में मनाई जाती है। ओवरऑल देखें तो ये आपके सावन के महीने में मनाई जाती है, ये श्रावण कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें से बताइएगा कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम। यानी आपको ऐसे बताना जैसे होते ना जनवरी फरवरी क्रमानुसार बताइएगा। अब हिंदी महीने में कौन सा त्योहार इनमें से पहले आएगा वो आपको इसमें से चूज करना है। जैसे पहले आएगी इसमें से, अगर देखें देखिएगा, पहले आएगी आका तीज, फिर आएगी आपकी निर्जला एकादशी। तो 1 और 3 किसमें, ऑप्शन नंबर इसके 2 में। फिर इसके बाद है फिर आ जाएगी गुरु पूर्णिमा, फिर जन्माष्टमी, इस प्रकार क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा त्योहार है वो ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। गुड फ्राइडे सुना होगा आपने, क्रिसमस, ईस्टर ये सभी है, लेकिन नौरोज ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सांझी का संबंध किस देवी से है। ये आपके 4th ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था, 4th ग्रेड में पूछा, और साथ ही साथ ये पशु परिचर की परीक्षा हुई थी ना, उसमें पूछा गया था। ये पार्वती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकनी मिट्टी से बना पात्र जिसका प्रयोग दैनिक
उपयोग में आने वाली वस्तु जैसे घी दूध आदि रखने के लिए किया जाता है। तो बताइए क्या कहते हैं उसे? कोठे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थानी लोकगीतों में नाचो, मृगनैनी, मीजा, जड़ आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये पत्नी के लिए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कौन सा इसमें से पर्वतीय गीत नहीं है? तो ये रसिया है। ये तो आपके करौली क्यों, करौली में केरा देवी का मेला लग पड़ता है, तो वहाँ मीणा जनजाति द्वारा या कह सकते हैं मीणा द्वारा ये गीत गाया जाता है। तो ये तो आपके करौली से, बाकी माचल, लाल और बीची, ये सभी आपके पर्वतीय गीत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे पड़ेहारी गीत है, ये पानी भरने जाते समय गाया जाता है। बाकी झगड़िया गीत है, ये पुत्र जन्म के, नहीं ये गलत है। देखो, झगड़िया गीत 2 तरीके से गाया जाता है। या तो आप है जो ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो पीर होते हैं ना, जैसे संत पीर होते हैं, उनकी स्तुति में गाए जाते हैं, या फिर विवाह के अवसर पर, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी कलाली है, ये महफिल गीत होते हैं, और मूवल है, ये श्रृंगारिक गीत हो जाएंगे। इनमें से आपको मिलान करना है। जैसे हम अगर इनमें से देखें, जैसे हम फड़ को जानते हैं, फड़ है ये कपड़ों पर आपके जो श्री कृष्ण वगैरह उनकी वो एक तरह से स्तुतियाँ लिखी जाती हैं, जिन्हें फड़ चित्रण बोल सकते हैं। तो ये कपड़े से संबंधित हो जाएगी। और जो कावड़ है वो लकड़ी की बनाई जाती है। और मंडड़ा ये आपके रंग से संबंधित, पानी हो जाएंगे कागज से संबंधित। देखना इसी प्रकार क्रम होगा क्या इसमें से 43 21 सही है, यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से रहा है? मांगीलाल, अगर मांगीलाल का नाम आता है ना, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके कावड़ से संबंधित। नेक्स्ट देखिएगा, सोजत किसके लिए फेमस है? सोजत है ये आपकी मेहंदी के लिए फेमस है, सोजत पाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अल्लाह जिलाबाई का संबंध किस गायन शैली से? ये मांड गायिका कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। गैर नृत्य के बारे में सही कथन बताइए। तो ये है, नृत्य होली पर किया जाता है केवल पुरुषों द्वारा। गैर नृत्य करने वाले को मेड़िया नहीं कहते हैं, गैर नृत्य करने वाले को गेरिया कहते हैं, न कि मीडिया। बाकी ढोल, माखिया, थाली, इन नृत्य में इनके प्रमुख वाद्य यंत्र रहते हैं। तो हमें क्या बताना था? सही 1 और 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। किशनगढ़ की फलकुबाई है, उसका संबंध किस नृत्य से रहा है? तो वो ये चली नृत्य रहा है। बाकी घोड़ला होगा नहीं, ना ढोल होगा, और ना ही आपका रतबाई होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा नृत्य है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो वो मात्र है लूर नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बालर नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक व्यावसायिक लोक नृत्य नहीं है? अगर आप देखें, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, सही है ना, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, तो ये आपका एक व्यावसायिक नृत्य नहीं होगा। बाकी बवाई, कच्ची घोड़ी, तेरहतारी ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के क्षेत्र से हेला ख्याल संबंधित है? हेला आती है आपकी संबंधित होगी, ये आपके दौसा से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गोपीचंद भट्ट, उलगजी भट्ट और वासुदेव भट्ट का संबंध किस लोक नृत्य से रहा है? तो इनका संबंध रहा है तमाशा से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 23 नंबर है, गर्म से शमशान तक आरती की दिशा परिवर्तन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे आप? हम आदेठा कहेंगे, आदेठा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म के पहले का होता है? अच्छा, देखो इसमें से हो जाएगा, ये हो जाएगा पुंसवन। पुंसवन है ना, ये नहीं होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि संस्कार जन्म लेने से पहले का ये पुंसवन होता है संस्कार। ठीक है, बाकी ये सभी जन्म के बाद होते हैं, जैसे चाहे वो आपके नामकरण का हो, या समावर्तन का हो, या चुंडाकर्म का हो। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है जिसमें तार नहीं हो? सिंपल सा लॉजिक है, अलग हो जाएगा क्योंकि ये सुसरवादी यंत्र। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कर्णावीर का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो कर्णावीर का संबंध रहा है ये आपके नड़ से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देवनारायण जी की जो फट से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? हम उसे जंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 वेद है, ये लाल सोट दौसा से संबंध नहीं है, तो टोंक सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही गलत है। बाकी अलीबख्शी है, मेवा क्षेत्र से कोचा, मणि ख्याल है डीडवाना, नागौर से, हालांकि ये नया जिला बना दिया है, तो कोई बात नहीं, पुराने से ही क्वेश्चन बन रहे हैं अभी तो सभी। हीर रांझा ख्याल है वो सीकावाटी से। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से दूल्हे की बारात जाने के बाद वह
जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा कौन सा स्वांग प्रदर्शित किया जाता है, तो वो किया जाता है खोइया। खोइया को खोडिया कर रख यहाँ पे यानी कह सकते हैं राजस्थानी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी दे रखा है, ये इसे ऐसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बधर का संबंध किससे होता है? बधर का संबंध अगर ऑप्शन में देखें ये मृत्यु संस्कार हो जाएगा, ठीक है, क्या बधर। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से कौन सा रस्म का संबंध है विवाह से नहीं है, तो वो बधर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था मृत्यु संस्कार है ये, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी समठूड़ी, बड़ा तोरण, ये सभी विवाह संबंधी रस्म होती है। पुत्र जन्म के 10वें दिन रिवाज को मनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं दसौटन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाली रिवाज को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मधुपर्क। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। होली के अवसर पर न्याण का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है सांगोद में। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इनमें से बताइए कौन सा योग मेला और दिन तिथि सुमेलित नहीं है, जैसे बाढ़ गंगा वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है, सही है ये। और बाणेश्वर ये माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। डिग्गी मेला है ये आपका श्रावण अमावस्या को। कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या को नहीं मनाया जाता है, तो कपिल मुनि का कार्तिक कह सकते हैं अमावस्या ना होकर पूर्णिमा होगी, ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, 4 नंबर गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट देखिएगा, खलकनी माता गदा मेला ये जयपुर में लगता है, तो ये एक आपके भावगढ़ बंध्या है ना, यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है कठपुतली कला में अभ्यासरत है, तो वो कौन सा ऐसा इसमें से समुदाय है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये भट्ट समुदाय संबंधित है, अभ्यास करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें। एक तो जला, ठीक है, घोड़ी हो जाएगा, और सीटड़े, तो एबीडी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिए। राजस्थान के लोक नृत्य उनसे संबंधित स्थानों संबंध नीचे दिए गए, तो सही मिलान कीजिए। जैसे लोक नृत्य दे रखे हैं और इनके स्थान दे रखे हैं, जैसे आप जो जानते हैं उन्हें देख लीजिएगा। जो अग्नि है वो आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित, ये हो जाएगा आपके बीकानेर से। बम है ये अलवर में, ठीक है, और घोड़ला है जोधपुर में। भवई हो जाएगा उदयपुर में। तो पहले का दूसरा इसमें दोनों में, फिर उसके बाद दूसरे का पहला मात्र ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ नंबर, महिलाओं के वस्तु में गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है, तो हम उन्हें कहते हैं गढ़गौर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सी ख्याल गाई जाती है, ये जैसलमेर की बात कर रहा है ना, तो महिंद्रारी ख्याल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि झामटिया और खटखड्डिया पात्रों का संबंध किस लोक नृत्य से रहा है, तो इसका संबंध हो जाएगा आपकी गबरी नृत्य से। नेक्स्ट देखिएगा, कठपुतली निर्माण में मूलतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसे आड़ू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि मारवाड़ में किस त्योहार का तुर्रा पांचम के नाम से भी जाना जाता है, हम इसे कहते हैं आपकी बसंत पंचमी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा लोक नाट्य के कलाकार खिलर कहलाते हैं, तो ये संबंधित लंबत में होता है ऐसा। नेक्स्ट देखिएगा, शंकर दान सामोर के बारे में सही कथन बताइएगा। इनका जन्म चूरू जिले में हुआ था। जैसे बतक रो बायरो, देश दर्पण, मुल्क रा, मीठा ठग आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, तो ये दोनों ही बातें सही है। एनाल्स एंड एंटीक्यूटेज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, वो ये जेम्स टोड हो जाएंगे। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो आप अगर देखें रामनाथ कविया द्वारा द्रौपदी विनमय, चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा कह मुकरानी, और तेज सिंह जोधा द्वारा आंधी आस्था, ये संबंधित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बोलता आकर नामक नाटक के नाटककार कौन है, वो हो जाएंगे माली। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, BL माली बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से जो 50 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बीका भारी भारी गाँव री अथाई अधूरा सपना आदि कहानी संग्रह के कहानीकार कौन रहे हैं, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके नृप सिंह या नर सिंह बोल सकते हैं, राजपुरोहित। PM श्री योजना के संदर्भ में इसमें से गलत बताइएगा। जैसे यह योजना 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना को 22-23 से 26-27 तक है। 27,360 करोड़ रुपए का बजट है, और इसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य में आपका 50-50% है। गलत है, अगर आप पढ़ेंगे इसे ध्यान से, इस योजना को, 60% तो केंद्र का होता है, 40% आपके राज्य का होता है, यही गलत दे रखा है। और बाकी जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों में सीधा का सीधा आपका होता है, कितना होता है 90%, 90 तो केंद्र का और 10% राज्य का। और इसमें एक होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें 100% होता है केंद्र का रोल।
यानी 100% ही बजट दिया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें वर्तमान में राजस्थान के 739 पर पीएम श्री विद्यालय संचालित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में सिक्के से योजना को राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहले भी कहा जाता है। यानी आपने FLN पढ़ी होगी, जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, इसे ही कहते हैं। ये किसके अंतर्गत पहल की गई? तो वो निपुण भारत योजना के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 1995 में संचालित मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना कब किया गया था? तो ये किया गया था 19 सितंबर 2021 में। इंस्पायर योजना का पूरा नाम क्या होगा? आप देखेंगे तो आप कहेंगे इन सभी ऑप्शनों को देखते हुए कि इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च, ये होगा इसका इंस्पायर का फुल कह सकते हैं नाम कह लीजिएगा या फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का संचालन कौन करता है? वो करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा जो 11-12 में होती है, उसकी प्रतिभा कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? वो दी जाती है आपको करीबन 1250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 57 है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है? तो एकमात्र एजेंसी है, वो आप भी जानते होंगे, RSCERT, जिसे उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्स योजना के तहत शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु किस केंद्र की स्थापना की गई थी? उस केंद्र का नाम है परख। नेक्स्ट देखिएगा, समग्र शिक्षा जैसे समसा अभियान में इनमें से कौन सा समाहित नहीं है? यानी इनमें से अगर आप देखें तो इनमें से जो आपकी राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान है, ये इसके अंडर में नहीं आती। बाकी सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो या शिक्षक अब शिक्षा हो, तो ये सभी इंक्लूड है, लेकिन इसे छोड़कर राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान को। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का क्रियान्वयन अवधि कब तक है? ये संबंधित हो जाएगी आपकी 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की पात्रता के बारे में असत्य बताइएगा। राजस्थान का मूल निवासी हो, सही बात है, चाहे वो SC ST OBC MBC EWS का विशेष योग्यजन हो, तो ये भी ठीक है। अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक की कार्मिक राज्य की कार्मिक नहीं हो तो भी परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपए हो, ये गलत है। ठीक है, इतनी आय नहीं होनी चाहिए। बाकी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की निःशुल्क जो भी कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो उसने, तो ये भी सही है, गलत हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 है, पन्ना दयाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में किस कक्षा के वर्ग के विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो पन्ना दयाल गोपाल योजना है, वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक चलती है। तो यही क्लास ही दे रखी है इसमें, कक्षा 1 से 8 तक चलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित नहीं है? अच्छा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा इनमें से कौन सी संचालित नहीं है? तो अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें से हो जाएगी मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना, और बाकी जैसे शारीरिक अक्षमता, आर्थिक संबलता पुरस्कार, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना और आपकी बेटी योजना, ये सभी आपकी बालिका कह सकते हैं शिक्षा फाउंडेशन से संबंधित है। ये तीनों योजना जो नहीं है वो हो जाएगी 2 नंबर। नेक्स्ट देखिए, गार्गी पुरस्कार के तहत पात्र बालिकाओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी होती है? तो वो संबंधित होती है करीबन 3000 रुपये। नेक्स्ट है, कालीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या विभिन्न संकायों को निर्धारित अनुपात में दी जाती है। तो इनमें से सर्वाधिक स्कूटी है वो किस संकाय को दी जाती है? तो वो दी जाती है आपके कला संकाय यानी आर्ट ही बोल जाएंगे इसे, सही है, फैकल्टी ऑफ आर्ट बोल सकते हैं या आर्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु अभ्यर्थी में माता पिता की वार्षिक आय कितने रुपए से कम होनी चाहिए? तो ये संबंधित होनी चाहिए आपकी 2 लाख से कम। नेक्स्ट देखिएगा, PME विद्या योजना के तहत है इंटरनेट की पहुंच से दूर बच्चों के लिए संचालित टीवी चैनल का नाम क्या था? तो इनमें से हो जाएगा स्वयं प्रभा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? अगर आप देखें तो वो चूरू जिले में नहीं है, बाकी अलवर, उदयपुर, जालौर में संबंधित है या चल रहे हैं स्कूल। नेक्स्ट देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ किए गए थे? तो ये डेट अगर पूछे तो 2004-5 सही है, 7/2005 से स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70 के पद्माक्षी पुरस्कार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के वर्ग की बालिकाओं की कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया जाए तो उसको कितनी राशि प्रदान की जाती है या दी जाती है? तो ये दी जाती है करीबन 50,000 रुपए। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसे सावधानी भी पूर्वक पढ़िएगा। और ये तो 2 कूट दे रखे हैं स्टेटमेंट, इनमें से सही कथन बताना है। देखिएगा,
ये कह रहा है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 50 शिक्षण संस्थानों तथा NIRF रैंकिंग में 150 भारतीय शिक्षण संस्थानों के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये वाला तो गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 1 सही है और B गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के मेधावी छात्रों को दूसरे राज्यों के निःशुल्क भ्रमण हेतु कौन सी योजना संचालित की गई है? उस योजना का नाम है अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। सही है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, असुमिलित युग्म बताइएगा। अब इसमें से चलो देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। जैसे राजस्थान अंबेडकर DBT वाउचर योजना है, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित है। कालीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना है, ये आपके आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग से। मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना है, ये राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से। विमुक्तु घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण, ये आपके स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है, यही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान RT नियम 2011 के किस नियम की अनुपालना में लागू की गई थी? तो ये की गई थी आपके नियम नंबर 7(4) में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद राज्य के मॉडल विद्यालय के बारे में असत्य कथन बताइएगा। जैसे इसमें दे रखे राजस्थान में ये योजना 2009 से और 10 से प्रारंभ किया है, या 9-10 में प्रारंभ की गई थी और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम, ये वाला गलत है। बाकी यह विद्यालय CBSE नई दिल्ली से संबंधित है और 55% सीटें बालिका द्वारा आरक्षित रहती हैं। तो हमें गलत बताना था, ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में महिला शिक्षण विहार कहाँ संचालित है? महिला शिक्षण विहार कहाँ पर संचालित है? और ये संबंधित हो जाएगी आपके झालावाड़ में। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में एकल या द्विपुत्री योजना के तहत कक्षा 12 की पात्र छात्राओं को राज्य स्तर का देय प्रोत्साहन राशि कितनी होती है? ये संबंधित होगी 51,000 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा कि मीना राजू मंच किस कक्षा वर्ग की बालिकाओं हेतु संचालित है? कौन सा? मीना राजू मंच। तो ये हो जाएगा 6 to 8 अपर प्राइमरी के लिए चालू किया। मीना राजू मंच किस कक्षा वर्ग की बालिकाओं के लिए? तो ये इनके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी कितने रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं? तो वो किए जा रहे हैं 200 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है वीर बाला कालीबाई भील फीस पुनर्भरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन, 21 सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेत्रहीनों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का शिलान्यास किया था। तो ये था कि ये जोधपुर में श्री पारसमल बोरा नेत्रहीन महाविद्यालय में शिलान्यास किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल इन द ब्लैंक जिले में करीब 8500 करोड़ रुपए की लागत से फिल इन द ब्लैंक जिले की BESS बेस क्षमता युक्त FDRI अच्छ ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया था। तो ये संबंधित थी आपके ये बीकानेर में थी और कितने मेगावाट की थी? वो थी 590 मेगावाट की। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में बीकानेर आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा 590 मेगावाट। नेक्स्ट देखिएगा कि 16 सितंबर को राज्यपाल हरिबाबू बागड़े द्वारा किस राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये किए गए थे आपके राजेश्वरी सिंह। ठीक है, राजेश्वर सिंह। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 84 नंबर क्वेश्चन है, अटल प्रगति पथ योजना के संबंध में कौन सा कथन इसमें से गलत है? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अगर आप देखिएगा, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 1 से 3 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़कों को सीमेंट कंक्रीट से विकसित किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बजट 2025-26 में 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में सड़क बनाई जाने की घोषणा की गई है। यही वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी वर्तमान में ये योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत आती है। 3 नंबर गलत था, बाकी सभी सही थे। 25 सितंबर को गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस समारोह के दौरान राजस्थान के किस वैद्य को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था? वो थे आपके बनवारी लाल गौड़। नेक्स्ट देखिएगा, 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी थी? तो वो संबंधित थी आपकी नापला बांसवाड़ा से संबंधित। नेक्स्ट देखिएगा, 25 जून से 15 जुलाई तक आयोजित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान राजस्थान के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है 37 जिलों में। नेक्स्ट देखिएगा
कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स जिसे BSR जारी करने वाला राजस्थान का, यानी राजस्थान देश का फिल इन द ब्लैंक्स राज्य है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट देखिएगा कि 2 जुलाई से 7 जुलाई तक चीन में आयोजित एशियाई कप वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान खिलाड़ी ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। उसका नाम बताइए क्या था। उसका नाम था मेघ शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 90 नंबर के 9 जुलाई को राजफेड द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में जैविक उत्पादों के विपणन एवं सहकारी समितियों को कृषकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने हेतु 2 संस्थानों के साथ MOU हस्ताक्षर हुआ था। तो किन के मध्य हुआ था। तो वो हुआ था आपके जैसे भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जैसे WBSSL और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स या ऑर्गेनिक्स बोल सकते हैं लिमिटेड जैसे NCO को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही दे रखा है। अब यहाँ से आगे जो आपके ICT से पूछे गए जैसे असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उसे हम असेंबलर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें पूछा निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ये शायद 4th ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एडोसॉफ्ट है ना, ये नहीं है। बाकी चाहे लिनक्स हो, फायरफॉक्स हो या लिब्रे ऑफिस हो, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। जो नहीं हुआ एडोब फोटोशॉप। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या डिवाइस ड्राइवर्स हो या सिस्टम यूटिलिटीज हो, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। अगर आप इनमें ध्यान से देखें तो इनमें से संबंधित नहीं होगा, वो होगा फायरवॉल। बाकी वायरस हो, वर्म हो या ट्रोजन हो, ये सभी मेलवेयर के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा एक्टिव सेल में ऑटोफिल हैंडल कहाँ पर स्थित होता है। तो ये होता है आपके नीचे दाएं कोने पर। नेक्स्ट देखिएगा कि MSSS किस प्रकार का डाटाबेस है। तो ये संबंधित होता है डेस्कटॉप डाटाबेस। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से कौन सा MS विंडो द्वारा क्योंकि एक सेकंड निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज का डिफॉल्ट आइकन हुआ। तो MS विंडो में डिफॉल्ट का मतलब जो स्टार्ट करने पर वो सामने दिखाई दे, तो वो फिक्स होते हैं एक तरह से, चाहे वो आपके माई डॉक्यूमेंट हो या रिसाइकल बिन हो, ये आपके डिफॉल्ट कह सकते हैं आइकन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा MS वर्ड में मैक्रोज के लिए प्रयुक्त टैब कौन सी होती है। तो ये संबंधित होती है व्यू टैब। नेक्स्ट देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। हम कहेंगे चाहे वो प्रोसेसर प्रबंधन का हो, चाहे फाइल सिस्टम प्रबंधन का हो। ये प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट होता है, चाहे वो प्रोसेस मैनेजमेंट हो, चाहे फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हो या मेमोरी मैनेजमेंट हो, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा सवाल है कि ये कह रहा है कि MS पावर पॉइंट किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। अगर आप देखें इन 5 ऑप्शनों में से चूज करना है कि इनमें से कौन कौन ऐड किए जाते हैं, तो हम ये कहेंगे ये सभी है, चाहे PNG हो, WAV हो, मिड हो, GIF हो या डॉट हो, ये सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। MS पावर पॉइंट 2010 में कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू का प्रकार नहीं था। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, ये हो जाएगा स्लाइड मास्टर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका मैकिन्टॉश या आप MACINTO मैकिन्टॉश सही है, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा कि MS पावर पॉइंट में सेलेक्टेड स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी उपयोग की जाती है। वो कंट्रोल शिफ्ट और D यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D, इसका उपयोग करेंगे। ये 4th ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा MS पावर पॉइंट हेड आउट क्या है, ये क्या होता है। ये संबंधित हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी। नेक्स्ट देखिएगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त नहीं कर सकते। किस में नहीं कर सकते, हम इसे नहीं कर सकते ट्रैपिंग कंट्रोल सिस्टम में। चीटी के अब यहाँ से आगे साइंस के जो 5 क्वेश्चन आएंगे ना वो हैं। नेक्स्ट देखिएगा चीटी के डंक के प्रभाव को कैलेमाइन विलयन द्वारा उदासीन कर दिया जा सकता है। तो बताइएगा वो कौन सी चीज है। कैलेमाइन को क्या कहते हैं रासायनिक रूप से, जिंक कार्बोनेट बोलते हैं। क्या कहेंगे, जिंक कार्बोनेट CO3 सही है ना, यही फॉर्मूला होगा कि जिंक कार्बोनेट का, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका 2 ही सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा एक बार कंफर्म कर लेना ये 3 आएगी क्या नहीं आएगी, कि Zn और CO3 ये -2 होता है, इस पे +2 होता है, ये कट जाएगा, शायद यही होता है Zn CO3। ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ये इसका जिंक कार्बोनेट कह सकते हैं, ये हिंदी नाम है इसका Zn CO3 का। नेक्स्ट देखिएगा जो आपके क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सभी साबुन में उपयोग किए जाते हैं।
ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। बाकी चूने के पानी, ये तो वो आपका CO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे क्या कहते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरा नाम है MgOH का होल ट्वाइस होता है, होल 3 नहीं होता, होल ट्वाइस होता है। और जिप्सम का आप जानते होंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो ये साबुन से संबंधित है और किसी से संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जब कोई कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ये वाला है ना, कौन सा, चूने का पानी। चूने का पानी का संबंध है यहाँ पे, इसमें प्रवाहित किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो CaCO3 बन जाता है, CaCO3, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद लेवल 2 में पूछा हुआ है, ये साइंस का, यानी किसी परीक्षा में पूछा हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन होता है 15 से 18 होता है, ये भी किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, एक बल के संदर्भ में सत्य कथन बताइएगा इसमें से। जैसे किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा में लगने वाले बल है जुड़ जाते हैं। बल की प्रबलता प्राय उसके परिणाम से मापी जाती है। दो वस्तुओं के बीच अनुण क्रिया के कारण बीच बल लगता है। तो ये तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कोलू की बेल की गति किस प्रकार की गति मानी जाएगी। कोलू आप जानते हो, कोलू के चारों ओर, तो ये एक तरह से हो जाएगी वृत्ताकार गति। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। पेशी बल किस प्रकार का बल है। पेशी का बल हमारी मसल से जो बल लगाती है उसे संपर्क बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन का मुख्य कारक क्या होता है। ये रक्त स्कंदन के कार्य करते हैं। जो रक्त का धक्का लगता है ना, बनता है शरीर के अंदर, जैसे कट पट जाता है तब, या चोट लग जाए तब, तो वो इसी के रोल होते हैं। पोडोसाइट, आपने ये बॉमेन संपुट पढ़े होंगे, ये आपके ये मूत्र उत्सर्जन होता है ना, वो पूरी प्रोसेस होती है ना, उसमें बॉमेन संपुट भी आता है, ब्रक नलिका भी आती है, हेले लूप का भी रोल होता है। लेकिन ये पोडोसाइट्स एक तरह से पाई जाती है, ये बॉमेन संपुट के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, 12th लेवल का क्वेश्चन है, 10वीं तक तो ये आपको मिलेगा ही नहीं, ये पोडोसाइट सेल्स होती है वो वाली। नेक्स्ट देखिएगा, विषवांगी मिश्रण क्या होगा। जैसे जल और एल्कोहल, ये तो मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, दोनों गैसें मिल जाएंगी। जल और नमक दोनों मिल जाएंगे, लेकिन तेल और जल नहीं मिलेगा। तेल हमेशा है, आप पानी के ऊपर देखेंगे तैरता रहता है। तो मैथ का 116 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार पूछा है कि एक व्यक्ति 16,000 रुपये की कीमत वाली एक टीवी खरीदता है और वह 4,000 रुपये तुरंत दे देता है और शेष को 15 महीनों के बाद देता है, जिस पर 12% की प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज लेता है। तो बताइए टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा की। और देखो, इसे कई तरीके करने के हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसे। अब मैं ऐसे करूंगा, ऐसे कि उसने तुरंत 4,000 रुपये से दे दिए, तो जब हम 16 में से अगर 4,000 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 12,000 रुपये। अब इसे 12,000 रुपये पे ही तो वो 12% की ब्याज लगा रहा है 15 महीने के लिए। तो हम डायरेक्टली अब ऐसा ही निकाल लेते हैं। हम करेंगे क्या, ऐसा ही निकलेगी ना, उसे इसे 12,000 में जोड़ देंगे, 4,000 हमने तुरंत दिए थे, इसे जोड़ लेंगे, तो टोटल कितनी राशि हमने अदा की ना, वो निकल के आ जाएगी। तो ऐसा ही बराबर होता है PTR/100। ये चीज़ें तो आप भी जानते होंगे। तो हमें दे रखा है, वो देख लीजिएगा, 12,000 रुपये है, ठीक है। और इस पर 12% का ब्याज लगेगा, और कितने महीने के लिए, 15 के लिए। और ये महीने दे रखे, इसे वर्ष बना लेंगे, 12 का भाग देकर 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 से 12, 15 का गुणा, अगर आप कह सकते हैं 120 का गुणा हो जाएगा 15 से, तो 0, 15 दूनी 30, 3, यानी ये बचेगा 1,800 रुपये आएगी। क्या साधारण ब्याज निकल के ही तो आई है। अब इसे क्या करेंगे, जो 1,800 प्लस 12,000 प्लस 4,000, इन्हें जोड़ेंगे। अब जोड़ लेना, 12 4 16 होते हैं, 16 में ये और जोड़ दीजिएगा 1,800, 16 17,800 रुपये आप अदा करेंगे। किसे, जहाँ से आप इस वाली कह सकते टीवी को लेके आए थे उसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। आप जो तरीका आता है ना उससे कर लेना, जैसे मैंने तो डायरेक्टली करने की कोशिश की है कि ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो है 117 नंबर। अब देखो, ये क्वेश्चन आसान तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अब देखिएगा, हमें 2 तरह दे रखी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रकाश 20,000 रुपये की कुछ राशि तो 8% ब्याज पर और शेष राशि को 4/3% साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद है इतने रुपए की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि क्या होगी। देखिएगा, एक तो परसेंट ये दे रखी, ये दर की, एक ये दे रखी। अगर एक बीच की ओर आ जाए तो कंपैरिजन करके हम निकाल देंगे। एक काम कीजिएगा, जो हमें कुल ये आई है ना, ये ब्याज आई है। अब एक चीज, अगर 2 दर है तो दे रखी है, एक तीसरी ओर निकाल लेते हैं। कैसे, ये ब्याज दे रखी है, ये मूलधन दे रखा है, तो हमें ऐसा ही बराबर जानते क्या है कि PTR/100, यही तो जानते हैं। अब इनमें से क्या है एक्चुअल में कि हमें एक दर चाहिए, तो इस R को रखेंगे बाहर, तो SI × 100 हो जाएगा और मूलधन गुणा समय हो जाएगा। और यही दे रखा था। कैसे, R बराबर हो जाएगा SI 800 दे रखी है इसमें, और 100 का गुणा बट्टी में मूलधन 20,000 रुपये, ठीक है। और समय कितना दे रखा है, देखना 1 वर्ष दे रखा है, तो 1 का गुणा 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटेगा 4, यानी 2 से कटेगा 8 4 बार। तो ओवरऑल देखा जाए 1% और निकल के आई 4%। अब इससे हम कंपैरिजन कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड। पहले में दे रखी है 8%, दूसरे में दे रखी है 4/3%, और मध्य की आई है
4%। अब एक्चुअल में एक प्रॉब्लम और आ रही है, ये बट्टी में दे रखी 4/3। अब इसे करते हैं, इसमें 3 का गुणा कर दीजिएगा, इसमें कर दीजिएगा, और इसमें सभी में 3 3 का गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगी 24, ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगी 4 केवल। अब इसे देख लीजिएगा, 24 में से अगर 12 जाएगी तो 12 बचेगी, और 12 में से अगर 4 जाएगी तो 8 बचेगी। 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब एक्चुअल में क्या है कि 2:3 आ गया। अब हमें पूछा गया था 8% पर दी गई राशि, यानी 8 का मतलब 2, तो हम ये कहेंगे एक्चुअल में कि 2 बट्टे टोटल योग करेंगे दोनों का 5। मूलधन कितना दे रखा है टोटल 20,000। अब इसे देख लीजिएगा, 5 से काटें 5 को 20, यानी ये 4,000, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 8,000 आ जाएगा। मैं शॉर्ट में कर दिया 8 के। ये इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, कि 8% पर दी गई राशि का मूलधन क्या होगा, वो 8,000 रुपये होगा। अब पे अगर अलग तरीका आता है ना, उससे कर लेना। अब मुझ पे तो यही तरीका आता है तो मैंने इससे ही कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 118 है। इसे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला से करेंगे, किसे, जो 118 है। अब आप भी जानते होंगे, जैसे यदि कोई धनराशि है और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्षों में इतने गुना हो जाती है, कितने, 1.44 गुना, तो उसमें ब्याज की दर कितनी होगी। देखिएगा, आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे, अंडर रूट जो बाद की चीजें होती हैं, मिश्रधन और मूलधन। अब मान लीजिएगा हमने 100 मूलधन माना था और ये हो गई कितनी, 144, क्योंकि इसे पॉइंट उठाएंगे तो बट्टी में 100 ही बनता है, तो इस वजह से, ठीक है। तो हम ये कहेंगे 144/100 माइनस 1। इसे अगर जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग था ये, और ये 10 का था, माइनस 1। अब इसे कर लेना आप, क्या करेंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस 10/10 बराबर, ये हो जाएगा 2/10, और गुणा 100% और करते हैं, 2 5 5 से 20, यानी ओवरऑल कहा जाए तो ये 20% आएगा इसकी वार्षिक दर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप अन्य कोई तरीका आता है तो उससे भी कर लीजिएगा, जरूरी थोड़ी है एक ही तरीका है, मैथ में तो विभिन्न तरीके होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें रेखा दे रखी है L1 और L2 समानांतर है, और रेखा L3 और L4 भी समांतर है, तो कौन सा सही होगा। अब इसमें तो देखिएगा ये दे रखे हैं, अब अपने आधार पर ही आंसर लगाना होगा इसमें, जो आप जानते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, देखिएगा, देखिएगा कि ये वाला कोण है ना x, और ये वाला कोण, ये दोनों संगत हो जाएंगे। अगर ये वाला कोण है और ये वाले कोण संगत हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें y बराबर, अगर y इसको भी ले लें या इसको किसी को भी ले लें, तो फिर ये वाला एक प्रमेय चलती है कि y डिग्री का कोण हो जाएगा 90 माइनस x/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है यदि एक कोण अपने संपूरक के 1/3 भाग के बराबर है तो बताइए इसमें से माप क्या होगी। अब देखो, आप कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं, मैं तो ये जानता हूँ x + y बराबर 180 होता है। ये संपूरक कोण होते हैं, पूरक होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, x + y। अब ये कह रहा है कि जो संपूरक मतलब 180 के 1/3 के बराबर है, अब इसमें से कौन सा कोण हो सकता है। मान लीजिएगा हम इन दोनों कोणों का योग 180 करेंगे, तो देखिएगा अगर मैंने 60 ले लिया, ठीक है, 60 ले लिया। अब ये कह रहा है कि 180 यानी संपूरक कोण का 1/3 है, अगर मैं इसका 1/3 करूं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 20। 20 और 60 जोड़ेंगे तो 80 होता है, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनका योग है वो कितना आना चाहिए, 180। अब 45 को लीजिएगा, 45 है और 45 का 3 गुना करना, 3 5 15, 1 3 चौक 12 और 1 13, यानी 135 होता है। तो अगर 135 + 45 करेंगे तो कितना होता है, वो 180 होता है। आप जोड़ के देख लेना, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो 45 डिग्री कोण माने ना, अब जो 1/3 भाग दे रखा था कोण 135 का, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी लॉजिक से कि 180 आना चाहिए और 1/3 भाग होना चाहिए, क्योंकि 135 का अगर 1/3 करेंगे 45, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 है, और यही कह रहा था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखो, करने के तरीके अपने अपने हिसाब से, चाहो तो इसे आप 180 माइनस x के थ्रू भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो और किसी से नहीं बैठेगा, आप करके देख लेना इस तरीके को। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहेगा फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, वो जोधाबाई का महल हो जाएगा। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादर उल जमान की उपाधि दी थी, ये दी थी नादर उल जमान की उपाधि दी थी, ये दी थी आपकी अबुल हसन को। ये कह रहा है हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1539 में हुआ था, 26 जून को। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा कि रेड क्लिप रेखा स्थित जिला नहीं है, यानी रेड क्लिप रेखा पर स्थित जिला नहीं है। श्री गंगानगर की पाकिस्तान से सीमा लगती है, बाड़मेर की लगती है, फलौदी की लगती है, लेकिन बालोतरा बाड़मेर की नहीं लगती। ठीक है, बालोतरा अब नया जिला हो गया, लेकिन बालोतरा पहले बाड़मेर में ही था, तो इसकी सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, जैसे कि मचकुंड ये आपके धौलपुर में तीतों का भांजा कहलाता है, जैसलमेर में स्वर्णनगरी कहेंगे, बांसवाड़ा को 100 रुपये का शहर कहेंगे, लेकिन उदयपुर को पूर्व का बैरिस नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान के संदर्भ में असुमेलित है, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है। अगर आप देखें सेवा क्षेत्र वो 45.07 नहीं होगा, यही गलत दे रखा है। बाकी कृषि का 26.92% है, उद्योग का 27.16% है। नेक्स्ट देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान की कृषि क्षेत्र के प्रचलित कीमतों सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र का है? अगर देखें तो वो पशुपालन का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला जिला कौन सा है? उस जिले का नाम आता है डूंगरपुर। राजस्थान में संसदीय सचिव की अवधारणा किस विधानसभा से प्रारंभ किया गया था? तो ये की गई थी 4वीं विधानसभा से। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 130 है, राजस्थान के वे राज्यपाल जो अंतरिम संसद के सदस्य रहे थे, तो एक तो भले राम भगत हो जाएंगे, ठीक है, और एक जोगिंदर हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे हुकुम सिंह। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां से आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग मेथड से संबंधित, देखते चलिएगा ये किस प्रकार पूछे गए थे। जैसे कि 131 नंबर है क्वेश्चन, ये कह रहा है जब एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन शिक्षण के दौरान करती है तो इसमें शामिल होगा। अब जब दौरान आ जाए ना कि यानी ड्यूरिंग प्रोसेस, तो उसे हम अधिगम के लिए आकलन बोलते हैं। तो इसमें से अधिगम के लिए आकलन तो 4 नंबर ही हो जाएगा फिर। नेक्स्ट देखिएगा कि एक परीक्षण वैध है, वैध जब मानी जाएगी, कब मानी जाएगी? जब वही मापता है जिसे मापन का वादा करता है। ठीक है, यानी वही मापता है मतलब जिसके लिए उपयोग किया जाता है उसी को मापे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, निम्न में से किसका परीक्षण के लिए अथवा प्रश्न द्वारा सूचना एकत्र अथवा दस्तावेज विश्लेषण के लिए उपयोग में लिया जाता है? उसे क्या कहेंगे? उसे हम जांच सूची कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से व्यवहार की ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित मूल्यांकन कौन करता है? इसमें से अगर ओवरऑल ऑप्शनों के आधार पर चले तो वो लिखित परीक्षा करेगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है सबसे कम अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है? तो सबसे कम अनुमान की संभावना अगर आप देखें इन सभी क्वेश्चनों को तो प्रत्यय स्मरण की रहेगी। ठीक है, बाकी ये एकांतर एनालॉजी वर्गीकरण जी आपके आते हैं प्रत्यय विज्ञान वाले। प्रत्यय स्मरण में एक तो आपके ठीक है ये प्रत्यय स्मरण वाले ही क्वेश्चन होंगे, रिकॉल वाले। ठीक है, संभावना कम रहती है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, इसे मिलान करना है। अब एक्चुअल में क्या है कि आपको नीचे कूट दे रखे हैं, इनके आधार पर करना है। जिनमें से आप कुछ जानते हो उनके आधार पर भी आंसर लग जाएगा। जैसे हम बात करें रचनात्मक ऑनलाइन मूल्यांकन का उपकरण क्या होगा? रचनात्मक का मतलब होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होने वाला मूल्यांकन, तो इसका संबंध हो जाएगा स्व मूल्यांकन मॉड्यूल। बाकी योगात्मक ऑनलाइन मूल्यांकन मतलब वर्ष के अंत में होने वाली जो भी एग्जाम होती है, जैसे आप एनुअल एग्जाम बोल सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन अगर आप चूज करें तो आप किस पर जाएंगे? ये हो जाएगा साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी। बाकी रचनात्मक ऑफलाइन मूल्यांकन उपकरण कौन सा होगा? ये हो जाएगा फिर साप्ताहिक स्व परीक्षण प्रश्नोत्तरी। और योगात्मक ऑफलाइन मूल्यांकन का संबंध हो जाएगा व्यक्तिगत प्रयोगशाला रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण निर्माण हेतु कौन सा क्रम सही होगा? वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण निर्माण हेतु कौन सा क्रम सही होगा? अगर आप देखें सभी ऑप्शनों को, हम ये कहेंगे पहले आएगा आपका परीक्षण की योजना बनाएंगे, फिर परीक्षण के मदों का निर्माण करेंगे, फिर हम परीक्षण के प्रशासन का अंकन देंगे और फिर लास्ट में जाके मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनी ये किससे संबंधित है? जैसे वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय और वैज्ञानिक मापनी ये सभी संबंधित होती हैं आपकी अनुपातिक है, जिसे रेशो लेवल कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। वैसे नैदानिक का मतलब होता है कि आप बच्चे सीख नहीं रहे तो उनके रीजन जाने जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उससे गलत बताइएगा, तो गलत होगा प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, हम कहेंगे व्यक्तिगत समानताओं के आधार पर
शिक्षण कराना, ये आपके उपचारात्मक शिक्षण का कह सकते हैं उद्देश्य नहीं होगा। बाकी अधिगम दोषों को दूर किया जाता है, व्यक्तिगत जो भी घटनाएं आती हैं उनको दूर करते हैं, छात्रों के पिछड़ेपन का भी दूर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इनमें से वैज्ञानिक विधि का सोपान सही क्रम बताइएगा, कौन किस क्रम में होगा। जैसे हम बात करें, पहले आएगा समस्या को परिभाषित करना या चयनित करना, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका जो भी प्रासंगिक आंकड़े होते हैं उन्हें एकत्र या विश्लेषण करेंगे। फिर उसके बाद हम जो भी परिकल्पना का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद है परिकल्पनाओं का परीक्षण करेंगे। फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में कौन से कथन है इसमें से कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है। जैसे प्रयोगशाला विधि एक पूर्ण क्रिया विधि, पूर्ण क्रियात्मक विधि होती है, ठीक है। हो सकता है इसमें विद्यार्थी स्वयं क्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। इस विद्यार्थी अप्रत्यक्ष अनुभव होता है, अप्रत्यक्ष थोड़ी होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएंगे, तीसरा गलत था। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रायोजन विधि आधारभूत सिद्धांत नहीं है। अगर आप देखें इसमें से देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता का तो हो जाएगा, ठीक है, स्वतंत्रता का हो जाएगा, से संबंध का होगा, लेकिन सीखने से जीवन का सिद्धांत ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी ऐसी विधि है उदाहरणों के आधार पर छात्र ढंग से विश्लेषण करते हुए किसी विशेष सिद्धांत या नियम तथा सूत्र को पहुंचते हैं। तो देखो, पहले उदाहरण दे रहा है फिर नियम पर पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर से आगमन विधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 145 नंबर क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है आपसे कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। यह विधि सरल और सूक्ष्म और क्रमबद्ध होती है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, यह विधि समय अधिक लेती है। ये गलत है, समय अधिक नहीं लेती, कम लेती है, यही गलत है। बाकी विश्लेषण विधि के पश्चात ही संश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है, यह आवश्यक होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही है। परिवेशित अध्ययन विधि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिएगा। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें, इसमें से सत्य कूट बता रहे हैं या सत्य कथन दे रखे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं इसमें छात्रों के भावात्मक को क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। बाकी इसमें शिक्षक का स्थान एक मार्गदर्शक एवं पथ प्रदर्शक होता है। यह विधि उच्च स्तरीय कह सकते हैं कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसमें बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत था। नेक्स्ट देखिएगा कि अभिक्रमित अधिगम संबंधी कौन सा शिक्षण सूत्र इसमें से नहीं होगा। अगर आप सभी को देखें तो वो अमूर्त से मूर्त ये वाला नहीं होगा, बात सरल से कठिन हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया कि निम्न में से किस विधि में किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के छोटे समूह को किसी एक शिक्षक या व्यक्तिगत या व्यक्तिक स्तर पर ही शिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो ये किस विधि से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ट्यूटोरियल विधि से। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हम कहीं व्यवहारिक ज्ञान की वजह से सिद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी विषय के प्रति रुचि जागृत होती है बच्चों की, वास्तविक उससे प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है, निरीक्षण क्षमता का विकास भी होता है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। खेल विधि के जन्मदाता वो ये कुक है, जैसे कोल्ड वेल कुक